गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड जय हिंद। मैं शशांक आप सबके लिए लेकर आया हूँ 20 और 21 के द हिंदू, डाउन टू अर्थ और द इंडियन एक्सप्रेस के करंट अफेयर्स। हम लोग आज देखते हैं कि हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज हैं। ठीक है, सो आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा फर्स्ट टॉपिक निकल के आता है आज का, विच इज लिंक्ड टू योर जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी। इसमें हम पढ़ना चाहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। ठीक है, ये एक ऐसा कोड है, पहली बात कि इसका जिक्र इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी किया गया है। कहा गया है आर्टिकल 44 एज पर दिस कि जो स्टेट है, स्टेट शैल एंडेवियर, स्टेट को हर वो प्रयास करने की जरूरत है टू सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजंस ऑफ आवर इंडिया। ठीक है, अब ये होता क्या है, बेसिकली यूसीसी जो होता है ये एक ऐसा लॉ है जो कि हर एक व्यक्ति के ऊपर अप्लाई होगा रिगार्डलेस ऑफ इट्स रिलीजन एंड कम्युनिटी। ठीक है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एकमात्र यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। ठीक है, सो वन सिविल लॉ दैट अप्लाइज टू एवरी सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन और कम्युनिटी। ठीक है, और इसमें जो मैटर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, प्रॉपर्टी के होते हैं, मैरिज के होते हैं, इनहेरिटेंस के होते हैं एंड एडॉप्शन के भी होते हैं। सो बेसिकली इन चार मैटर्स पे आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है और ये कोड आना भी चाहिए। ठीक है, ये न्यूज का यहाँ पे कटिंग दिया हुआ है दैट यूनिफॉर्म सिविल कोड पार्ट ऑफ द एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सेज द आर राजनाथ सिंह जी। ठीक है, जो हमारे यूनियन डिफेंस मिनिस्टर हैं वो ये चीज कहते हैं कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो द एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है, विच इज योर डीपीएसपी। डीपीएसपी, अब जो डीपीएसपी है ये स्टेट को एनफोर्स करना चाहिए, स्टेट शुड एनफोर्स इट। ऐसा कोई प्रॉपर रूल या फिर रेगुलेशन नहीं है कि ये आना ही चाहिए, लेकिन इसमें क्या है कि आपको बेसिकली एक गाइडलाइंस यहां पे दी गई हैं कि स्टेट को ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे। ठीक है, अगर नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन करना चाहिए। नाउ मैं अगर बात करूं कोर्ट ऑफ लॉ की, कोर्ट ऑफ लॉ जैसे कि ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। यहां पे क्या होता है कि इनकी सुनवाई यहां पे भी होती है। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई स्टेट है और वो किसी भी रूल या रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है एज पर डीपीएसपी, वहां पे कोर्ट ऑफ लॉ वहां पे इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, ये था कुछ टॉपिक आपका अबाउट डीपीएसपी एंड अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आर्ग्यूमेंट क्या क्या आ रहे हैं, आर्ग्यूमेंट इसके खिलाफ में भी आ रहे हैं। हम पढ़ते हैं पहले आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये बेसिकली इन्फ्रिंज कर रहा है, मतलब कि ये बेसिकली एक तरह से खत्म कर रहा है आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सबसे बड़ा टॉपिक फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या है यहाँ पे, ये बेसिकली आपका एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, और रिलीजियस ग्रुप्स जो होते हैं दे शुड हैव द राइट टू मैनेज देयर ओन वेलफेयर्स एंड प्रिजर्व द डिस्टिंक्ट कल्चर। जितने भी रिलीजियस ग्रुप्स प्रेजेंट हैं इंडिया में, उन सबके पास अपना राइट है कि वो अपने जितने भी उनके रिलीजियस अफेयर्स हैं उनको वो प्रिजर्व कर सके। ठीक है, और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इट माइट इम्पोज हिंदू कस्टम्स ऑन अदर कम्युनिटीज। ये भी एक बहुत बड़ा बयान आ रहा है, बट ऐसा है नहीं। ठीक है, अदर सिविल एंड क्रिमिनल लॉज वैरी अक्रॉस स्टेट्स। ठीक है, और अगर बात करूं फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, they did not make a uniform civil code a fundamental right, most important thing।
जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, ठीक है। और जितने भी लॉज हैं, जितने भी पर्सनल लॉज हैं, वो रिप्लेस्ड इन द कॉन्करेंट लिस्ट एंट्री नंबर 5। ठीक है, सो हमें इस चीज से ये मालूम पड़ती है, फर्स्ट थिंग ये कि जो यूसीसी है वो आपका फंडामेंटल राइट में नहीं आता। दूसरी चीज, यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स हमने अभी भी यहाँ पे डिस्कस किए हैं जो इसके खिलाफ में बोलते हैं। ठीक है, ऑल्दो हम लोग को ये सब अपने आंसर में लिखने की जरूरत नहीं है, बट आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि टॉपिक यहाँ पे के बारे में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज अबाउट योर जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी। वंस अगेन इंडियन पॉलिटी, यहां पे न्यूज आ रही है दैट कांग्रेस अनाउंसेस कैंडिडेट्स फॉर कर्नाटका लेजिस्लेटिव काउंसिल पोल। अब ये जितनी बाकी चीजें हैं ये सब कहानी है, हमें कहानी पे नहीं जाना, हमें कंटेंट पे जाना है। सो कंटेंट क्या है, यहां पे हमारा कंटेंट आता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, हमें इसके बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है, सो अगर मैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की बात करूं, सो बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो है, जो स्टेट लेवल पे होता है, वो कहां कहां है? वो आंध्र प्रदेश में है, बिहार में है, यूपी में है, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तेलंगाना। सो ये आपके जो 6 स्टेट्स हैं, यहां पे आपका जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है वो फॉलो यहां पे होता है। ठीक है, नाउ अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, सो द क्रिएशन एंड अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये हम देखते हैं एक बार। सो आर्टिकल 169 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो भारतीय संविधान है वो क्या कहता है? एज पर आर्टिकल 169 कि पार्लियामेंट कैन अबॉलिश और क्रिएट लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय अ प्रोसेस ऑफ लॉ। क्या मतलब हुआ कि हमारा जो भारतीय, जो हमारा संसद है, ठीक है, जो हमारी इंडियन पार्लियामेंट है, वो बाय लॉ किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली को या तो ला सकती है या तो हटा सकती है। पहली चीज, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 169, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज कि जो स्टेट असेंबली है, दे पासेस अ रेजोल्यूशन बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी। अब यहां पे टर्म आती है स्पेशल मेजॉरिटी, हमें इसके बारे में भी मालूम होना चाहिए कि ये क्या चीज है। सो कोई भी ऐसी मेजॉरिटी, ठीक है, कोई भी ऐसी मेजॉरिटी जहां पे कि टोटल नंबर ऑफ मेंबरशिप ऑफ असेंबली है एंड मेजॉरिटी है, वो जो होने चाहिए वो 2/3 से कम नहीं होने चाहिए। दे शुड नॉट बी लेस देन 2/3। ठीक है, शुड नॉट बी लेस देन 2/3। ठीक है, और जितने भी मेंबर्स होने चाहिए वो प्रेजेंट एंड वोटिंग होने चाहिए। ठीक है, सो स्पेशल मेजॉरिटी एक ऐसी मेजॉरिटी है जहां पे कि जो मेंबरशिप है कोई भी असेंबली की, वहां पे 2/3 ऑफ वोटिंग होनी चाहिए और इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद आफ्टर द स्टेट असेंबली पासेस अ रेजोल्यूशन, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो पार्लियामेंट है वो एक एक्ट पास करता है टू अमेंड दी कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये होता है प्रोसेस आपका। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज पैसेज ऑफ एक्ट बाय पार्लियामेंट प्लस प्रेसिडेंट्स एसेंट। ठीक है, सो कोई भी अगर एक्ट पास हो रहा है बाय द पार्लियामेंट और वहां पे हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, उनका उन पे एसेंट है, ठीक है, मतलब कि उनमें उनकी हामी है, और वहां पे अगर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो भी कैन एस्टैब्लिश और एबॉलिश इन अ स्टेट। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है,
और एज पर आर्टिकल 169 सेक्शन 3 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट टू बी डीम्ड एज एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कोई भी अगर पार्लियामेंट का एक्ट होता है सो उसको एक तरह से संशोधन के रूप में नहीं देखा जा सकता। ठीक है, वो कहां होगा, वो आपका होगा एज पर आर्टिकल 368। ठीक है, सो जो 368 है वो कहता है कि देयर शुड बी एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सो जो भी न्यू आर्टिकल्स आएंगे वो एज पर दिस आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखे जाएंगे। ठीक है, सो 169 सेक्शन 3 की बात की जाए, सो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है दैट इज नॉट डीम्ड टू बी एज एन अमेंडमेंट। ठीक है, और कोई भी अगर एक्ट पास होता है सो दे आर पास्ड लाइक एन ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन विद अ सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, यहां पे कोई 2/3 की जरूरत नहीं है, यहां पे जस्ट सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत है। ठीक है, और पार्लियामेंट कैन इनिशिएट द एक्ट टू क्रिएट और एबॉलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे कि हमने अभी अभी देखा, ओनली इफ द स्टेट लेजिस्लेचर पासेस अ रेजोल्यूशन बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब आपका वहां पे स्पेशल मेजॉरिटी हो। ठीक है, इतना क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज लिंक टू योर जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 2। सो ये GS3 GS2 दोनों में आ जाएगा। ओके, न्यूज क्या आ रही है, न्यूज आ रही है इंडिया ने गिफ्ट किया INS इंडियन नेवल शिप किरपान टू वियतनाम। ठीक है, सो INS किरपान जो है, INS किरपान इंडिया ने गिफ्ट किया है वियतनाम को। ठीक है, फोकसेस ऑन एनहांसिंग डिफेंस रिलेशनशिप एंड सिक्योरिटी बिटवीन द टू कंट्रीज। अब समझते हैं INS किरपान के बारे में, बिकॉज ये न्यूज में इंपॉर्टेंट है। सो ये बेसिकली एक मिसाइल कॉर्वेट है जो कि कमीशन किया गया था 12 जनवरी 1991 में। ठीक है, इसका वेट इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट स्टिल 1400 टन इसका वेट हो जाता है। ठीक है, और अगर बात की जाए सो ये 3rd खुकरी क्लास मिसाइल कॉर्वेट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, चूंकि ये टॉपिक न्यूज में है सो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि कॉर्वेट क्या होता है, फ्रिगेट्स क्या होते हैं, और डिस्ट्रॉयर्स भी क्या होते हैं। कई बार क्या होता है कि यूपीएससी इसमें अपने मन से यहां पे क्वेश्चंस को पुट करता है कि इन सब में क्या डिफरेंसेस हैं। जो सारे हैं सुनने में तो सेम है, लेकिन इनमें कुछ माइन्यूट डिफरेंसेस हैं, सो वो हम देखने की कोशिश करते हैं। जो कॉर्वेट होता है ना, ये स्मॉल वॉरशिप्स होती हैं। ठीक है, और इनमें बहुत ज्यादा हैवी एम्यूनिशंस का यूज नहीं होता, बल्कि यहाँ पे लाइट एम्यूनिशंस का यूज होता है। ठीक है, जैसे कि मशीन गन्स हो गई, वो सब। ओके, सो जो कॉर्वेट्स होते हैं वो स्मॉल वॉरशिप्स होते हैं विथ लाइट आर्म्स, और ये हाईली मैन्युएबल होते हैं, मतलब कि इनको मैन्यूवर करना बहुत आसान है, मतलब लेफ्ट राइट करना इनको बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि ये बहुत हल्के होते हैं और छोटे होते हैं। ठीक है, इट ऑपरेट्स इन अ स्मॉलर सीज एंड कोस्टल एरियाज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कभी भी आपके ओशनिक रीजन में ऑपरेट नहीं करते हैं। कहां ऑपरेट होते हैं? स्मॉलर सीज और कोस्टल एरियाज में। और इनका रोल क्या होता है? रोल होता है टू पैट्रोल दी कोस्टल रीजन्स। ठीक है, और मैं अगर बात करूं ये ऐसा क्यों करते हैं, ताकि जो पायरेसी है प्लस ट्रैफिकिंग है, पायरेसी और ट्रैफिकिंग को यहां पे रोका जा सके, इसीलिए यहां पे कॉर्वेट्स का यूज होता है। ठीक है, इतना क्लियर है? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज
अबाउट मैरीटाइम सिक्योरिटी। अब यहां पे ओशियंस की बात हो रही है, अबाउट द ओशियंस, ठीक है। नाउ अगर फ्रिगेट्स की बात करूं जो कि न्यूज में है, सो फ्रिगेट्स जो होते हैं वो कॉर्वेट से थोड़े से बड़े होते हैं। जो फ्रिगेट्स होते हैं वो मीडियम साइज के होते हैं और इनका जो वेट होता है वो 3000 टन तक होता है, पहली चीज, ठीक है। और एट द एंड डिस्ट्रॉयर्स, ये क्या होते हैं, ये आपके होते हैं सबसे बड़े वाले जो वॉरशिप्स होते हैं, लार्ज एंड मोर हैवी आर्म्ड देन फ्रिगेट्स। और ये वही डिस्ट्रॉयर्स हैं जहां पे कि आपके न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल सिस्टम यहां पे इंस्टॉल्ड होते हैं। सो आपसे एग्जाम में ये चीज वहां पे दिया जा सकता है कि ऐसा कौन सा वॉरशिप है जहां पे कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स का यूज होता है। सो वो होते हैं आपके डिस्ट्रॉयर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट। All right, next topic is coming from your GS paper 2 Indian polity, GS2 Indian polity। देखते हैं टॉपिक क्या है। सो न्यूज आ रही है, प्रेसिडेंट्स रूल इज इन द लास्ट ऑप्शन इन मणिपुर, गवर्नमेंट विल वेट एंड वॉच। ये तो माई न्यूज आ गई। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग मणिपुर के बारे में काफी टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि जो वहां पे कुकी ट्राइब है और जो वहां पे मीती ट्राइब है उनके बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है। वहां पे केबुल नेशनल पार्क भी है जो कि एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है पूरे वर्ल्ड में जो कि फ्लोटिंग है। सो हम लोग उसमें नहीं जाएंगे, हम लोग देखते हैं कि आज टॉपिक में क्या दिया हम लोग के बारे में, ठीक है। सो आज का कंटेंट है रिगार्डिंग दी प्रेसिडेंट्स रूल। सो हम लोग इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, देखते हैं इसके बारे में क्या दिया हुआ है। हम जानते हैं जो प्रेसिडेंट्स रूल होता है एज पर आर्टिकल 355 imposes a duty on the center to ensure that the government of every state is carried on in accordance to the provisions given in the constitution। क्या मतलब हुआ कि कभी भी कोई भी राज्य में अगर हम लोग को ये फील हो कि वहां पे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा, वहां पे क्या होता है, वहां पे प्रेसिडेंट्स रूल लग जाता है एज पर व्हाट, एज पर आर्टिकल 355 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और होता क्या है कि सारे के सारे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं उस स्टेट की जहां पे अप्लाई होता है वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट कंट्रोल करते हैं, ठीक है। मणिपुर का केस देखते हुए ऐसा यहां पे कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट रूल वहां पे लग सकता है। Okay, now in case of failure of constitutional machinery in a state, the center takes over the government of a state under article 356। अच्छा, ये भी दिया हुआ है, देखो आर्टिकल 355 क्या है, ये तो है अबाउट द प्रेसिडेंट, इतना क्लियर है। अब आर्टिकल 356 कहता है कि कोई भी स्टेट अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को फॉलो नहीं करता वहां पे सेंटर बेसिकली बीच में इंटरवीन कर सकती है, ठीक है। और यहां पे स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इसको कहते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज स्टेट इमरजेंसी और द कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। All right, let's see. यहां पे दो ग्राउंड होते हैं। ग्राउंड नंबर 1 क्या है? फर्स्ट ग्राउंड है कि आर्टिकल 356 empowers the president to issue a proclamation if he or she is satisfied
that the situation has arisen in which the government of state cannot be carried in accordance to the provisions given in the Indian Constitution. क्या मतलब वो देखिए, अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि जो भी स्टेट मशीनरी है वो एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रही है, तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल आता है. नाउ इफ ही और शी इज सेटिस्फाइड, यहां पे सेटिस्फाइड टर्म है, और ये जो सेटिस्फाइड टर्म है यहां पे ये क्वेश्चनेबल है टू द कोर्ट ऑफ लॉ. यहां पे ये चीज यहां पे क्वेश्चन की जा सकती है. ठीक है. नाउ अगर प्रेसिडेंट की बात की जाए, सो प्रेसिडेंट कैन एक्ट ईदर ऑन अ रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट और otherwise as per his or her level. ठीक है. नाउ आर्टिकल 356 क्या कहता है, सॉरी आर्टिकल 365 ये कहता है कि जहां भी स्टेट को लगे कि वो स्टेट मशीनरी को फॉलो नहीं कर पा रही है, सो वहां पे क्या होगा, वहां पे होगा ये कि सेंटर आएगा बीच में. सेंटर बीच में आएगा और सेंटर बेसिकली स्टेट को डायरेक्शंस देगा कि आपको ऐसे काम करना है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो कि बहुत ज्यादा लॉफुल भी होगा क्योंकि यहां पे बात हो रही है सेंटर की. ठीक है. फॉर द प्रेसिडेंट टू होल्ड दैट अ सिचुएशन हैज अराइजन इन विच द गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. सो दो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज 356, सेकेंड इज 365. सो ये दो आर्टिकल्स हैं. फर्स्ट इज अबाउट द प्रेसिडेंट्स रूल और ये है अबाउट द सेंटर टेकिंग कंट्रोल. ठीक है. इतना क्लियर है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. द इश्यू ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया. अब यहां पे चाइल्ड लेबर की बात हो रही है. ये आपका जीएस पेपर 1 में आ जाएगा, विच इज योर इंडियन सोसाइटी. ठीक है. देखते हैं. सो बेसिकली ये एक तरह की मॉडर्न स्लेवरी है. ठीक है. मैंने एक दिन और इस कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया था, व्हाट इज मॉडर्न स्लेवरी. जिन लोगों ने मेरी स्लाइड्स को देखा है उनको मालूम होगा कि मॉडर्न स्लेवरी होती क्या है. अ फॉर्म ऑफ अ मॉडर्न स्लेवरी, चाइल्ड लेबर जो है, इट इंक्लूड्स एनी वर्क दैट डिप्राइव्स चिल्ड्रन ऑफ देयर चाइल्डहुड एंड पोटेंशियल एंड डिग्निटी एंड फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट एज पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एज पर ILO. पहली चीज. नाउ एज पर आर्टिकल 24, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एज पर आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, it prohibits that the employment of a children below age of 14 years in any factory is hazardous. 14 साल से कम की उम्र के बच्चों को काम करना यहां पे अलाउड नहीं है. पहली चीज ये आपकी आर्टिकल 24 में लिखी गई है. और अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट नेशनल सैंपल सर्वे डेटा, उत्तर प्रदेश लीड्स विद एन एस्टिमेटेड ऑफ 2.1 मिलियन चाइल्ड लेबर्स, जो कि यहां पे डेटा शो हो रहा है. और यूपी टुगेदर विथ बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश कॉन्स्टिट्यूट कम से कम तो 55%. अगर इन सारे स्टेट्स को मिला दें, सो 55% ऑफ द टोटल वर्किंग चिल्ड्रन इन इंडिया आर देयर हु आर अंडर द चाइल्ड लेबर कंडीशन. ठीक है. अगर रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए, सो द प्रिवलेंस ऑफ चाइल्ड लेबर इन रूरल एरियाज इज 14%, is close to 3 times higher
देन इन दी अर्बन एरियाज ऑफ 5%। ठीक है, सो ये कुछ टॉपिक्स हैं अबाउट दी चाइल्ड लेबर। लेट्स मूव अहेड, आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट इज अबाउट स्कीम्स। हम यहां पे अब स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसी कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिसके तहत चाइल्ड लेबर को रोका जा रहा है। सो पहली स्कीम है नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, NCLP। ये क्या है? द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैज बीन इंप्लीमेंटिंग दिस स्कीम विच इज NCLP स्कीम। और ये बेसिकली एक तरह से डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट सोसाइटी में आता है, ठीक है, जो कि अंडर द चेयरमैनशिप है ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। सो जो IAS ऑफिसर्स होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स होते हैं, उनका यहाँ पे रोल आता है कि जो नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट है उसको इंप्लीमेंट किया जाए हर एक स्टेट में। सो NCLP is the name of a scheme and district magistrate is the authority who has to look forward to it। ठीक है, अगर इस स्कीम के बारे में बात की जाए, सो ये जो स्कीम है ये आपकी आती है अंडर द एज ग्रुप ऑफ 9 to 14 ईयर्स, पहली चीज, ठीक है। और इनमें जो चाइल्ड लेबर्स होते हैं उनको रेस्क्यू किया जाता है या विड्रॉ किया जाता है फ्रॉम वर्क एंड एनरोल्ड इन द नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स। सो इनके एक स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं जहां पे उन सारे बच्चों को लेके आया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, वेयर दे आर प्रोवाइडेड विथ ब्रिज एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, मिड डे मील्स, स्टाइपेंड, हेल्थ केयर एक्सेट्रा बिफोर बीइंग मेनस्ट्रीम इनटू द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। देखिए कितनी अच्छी स्कीम है ये कि यहाँ पे उनको प्री एजुकेशन दिया जा रहा है एक फॉर्मल एजुकेशन से पहले, ठीक है। So, the NCLP scheme has now been subsumed under the समग्र शिक्षा अभियान। So, जो समग्र शिक्षा अभियान है इसके अंदर ये सबस्यूम हो गया, मतलब इसके अंदर ये आ गया है, which is your NCLP project। So, फर्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया अबाउट NCLP, ठीक है। सेकेंड अबाउट दी समग्र शिक्षा अभियान। सो ये दो चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। अब इसमें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है? सो जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स को डेजिग्नेट करता है किसी भी कंट्री के लिए इन टर्म्स ऑफ लेबर एंड देयर कोड ऑफ कंडक्ट्स, पहली चीज। दूसरी चीज ये, इट फैसिलिटेट्स डायलॉग एंड कोऑपरेशन। देखिए हर चीज का जो समाधान होता है वो बातचीत होता है, ठीक है। सो डायलॉग से और कोऑपरेशन से यहाँ पे चीजों को एड्रेस किया जाता है रिगार्डिंग दी चैलेंजेस ऑफ चाइल्ड लेबर थ्रू इट्स ट्राइपार्टाइट स्ट्रक्चर, ठीक है। और वो क्या है? वो है वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स एंड गवर्नमेंट। सो जहां पे वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स और गवर्नमेंट साथ आके काम अगर वहां पे करते हैं सो उनको बोलते हैं ट्राइपार्टाइट ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये जो दिया गया है ये दिया गया है बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब ये कि जो डायलॉग और कॉपरेशन है इन तीनों बॉडीज के बीच में होना चाहिए, तभी एक सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच यहां पे देखने को आपका मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सॉल्यूशन बेस्ड
अप्रोच। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग योर UN adopts first ever high seas treaty. So यूनाइटेड नेशन अडॉप्ट किया है पहला हाई ट्रीटी को, हाई सीज ट्रीटी को। सो हम लोग पढ़ते हैं अबाउट यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ट्रीटी। सो द ट्रीटी ऑफिशियली नोन एज द बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन ट्रीटी, BBNJ इसका शॉर्ट फॉर्म है, और ये बेसिकली 200 कंट्रीज द्वारा साइन किया गया है आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ डिस्कशन। ठीक है, लेकिन ये जो ट्रीटी है स्टिल इट नीड्स टू बी रैटिफाइड बाय रेस्ट ओवर 60 कंट्रीज। ठीक है, द नेक्स्ट ओशियन कॉन्फ्रेंस इन जून 2025, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो नेक्स्ट आपका ओशन कॉन्फ्रेंस होने वाला है वो कहां होने वाला है आपका, वो होने वाला है इन जून 2025। ठीक है, नाउ जो कहां होगा, फ्रांस में होगा। ठीक है, सो यहां पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि चीजों को विटनेस किया जाएगा अबाउट द कंप्लीशन ऑफ रैटिफिकेशन, मतलब कि जो भी 60 मेंबर नेशंस हैं जिन्होंने अभी तक कोई भी अपना साइन नहीं किया है टू दिस BBNJ ट्रीटी, वहां पे एक्सपेक्टेशन सेट की जा रही है कि वो कंट्रीज आके यहां पे साइन करेंगी। ठीक है, और इसका जो मेन पर्पस है इस ट्रीटी का है टू प्रिवेंट स्पीशीज एक्सटिंक्शन। पहली चीज, कोई भी स्पीशीज है उसका एक्सटिंक्शन ना हो, उस चीज के बारे में यहां पे कहा गया है, कॉज्ड बाय द ओवरफिशिंग, ऑयल एक्सट्रैक्शन एंड डीप सी माइनिंग। ठीक है, मतलब कि अगर हम ऑयल एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं, सो देखिए कोई भी ओशियनिक बॉडी है, कोई भी ओशियनिक बॉडी है, सो वहां पे सी बेड होता है ना, दिस इज योर सी बेड। यहां पे जब हम रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करते हैं, सो हम यहां पे मेरीन सिस्टम, जो मेरीन सिस्टम है, हम उसको यहां पे डिसबैलेंस कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, सो इन सब चीजों को देखते हुए जो UN है उन्होंने अडॉप्ट किया है एक हाई सी ट्रीटी विच इज योर BBNJ। इट स्टैंड्स फॉर व्हाट, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज, अगर इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात की जाए, सो इट एस्टैब्लिशेस द मेरीन प्रोटेक्टेड एरियाज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पे ये MPA के बारे में बात करता है, विच इज योर मेरीन प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है, एंड पुट्स मोर मनी इन मेरीन कंजर्वेशन एंड न्यू रूल्स फॉर माइनिंग एट सी। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैं अगर आप लोगों के सामने डिस्कस करूं, सो शेयरिंग ऑफ मेरीन जेनेटिक रिसोर्सेस, मतलब कि यहां पे ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, सच एज बायोलॉजिकल मटेरियल फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द ओशियन। ठीक है, सो ये सब बातें हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग मेरीन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग को मालूम होना चाहिए अबाउट द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। सो ये एक ऐसा जोन है जो कि आपका कम से कम 200 नॉटिकल माइल्स तक आता है। सो किसी भी कंट्री का जो जहां पे कोस्टल एरिया एंड होता है, उसके बाद 200 नॉटिकल माइल्स तक उस कंट्री की अथॉरिटी होती है, उसके बाद इंटरनेशनल मेरीन सिस्टम आ जाता है। ठीक है, नाउ ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यहां पे कोई भी कंट्री, ठीक है, कोई भी कंट्री का ये मतलब हुआ कि जिस कंट्री का वो EEZ है,
वो कंट्री यहाँ पे ड्रिलिंग कर सकती है, वो यहाँ पे फिशिंग भी कर सकती है, और अगर ये यहाँ पे क्रॉस कर जाए सो वहां पर फिर इंटरनेशनल लॉज आते हैं बाय द यूएन। ठीक है, नाउ अगर बात करें टेरिटोरियल सी की, ठीक है, सो 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है वो होता है आपका टेरिटोरियल सी। ठीक है, नाउ अगर कंटिन्यूअस जोन की बात की जाए सो ये आपका आता है 24 नॉटिकल माइल्स तक, 24 नॉटिकल माइल्स। इतना क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट द पीस प्राइज ऑफ जर्मन बुक ट्रेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आपका आ जाता है जीएस पेपर 1 एंड 3 और 2 में भी आ जाएगा, बिकॉज यहां पे बात हो रही है पीस प्राइज की। सो जो रिनाउन ऑथर हैं सलमान रश्दी, उनको यहां पे अभी अवार्ड किया गया है विद द प्रेस्टिजियस पीस प्राइज ऑफ जर्मन बुक ट्रेड फॉर हिज लिटरेरी वर्क एंड हिज अनवेवरिंग स्पिरिट इन द फेस ऑफ कॉन्स्टेंट डेंजर। ठीक है, सो अगर आपके सामने क्वेश्चन आए कि हु हैज बीन अवॉर्डेड द रीसेंट पीस प्राइज फॉर द जर्मन बुक ट्रेड, सो दैट पर्सन इज सलमान रश्दी। ठीक है, नाउ अगर इस प्राइज की बात की जाए सो द प्राइज ऑर्गेनाइजर्स कमेंडेड रश्दीज नरेटिव विजन ऑफ लिटरेरी इनोवेशन, ह्यूमर एंड विजडम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग योर थोल पवई कोथू पपेट्री। सो ये आपका इंडियन सोसाइटी और एंशियंट इंडिया में भी टॉपिक आ जाता है। एंशियंट इंडिया विच इज योर जीएस 1। ठीक है, सो मधुचंद्र राव जो कि एक रिनाउंड पपेट आर्टिस्ट है फ्रॉम कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु, हैज इनवाइटेड टू परफॉर्म इन द FETNA 36th convention of the United States Federation of Tamil Nadu Sangams of North America। So ये फुल फॉर्म है इसका FETNA, और इन शख्सियत को यहां पर इनवाइट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इनका जो रिकॉग्नाइज्ड इनकी जो आर्टिस्ट्री है वो है पपेट्री, पहली चीज। ठीक है, और अगर बात करूं इनके बारे में, सो ये जो शोकेस करने वाले हैं वो करने वाले हैं थोल पवई कोथू। सो बेसिकली ये एक तरह का स्टोरी फॉर्म है, ये एक स्टोरी फॉर्म ऑफ पपेट्री होती है। अगर आपने कभी देखा हो अपने बचपन में, सो जो पपेट्स होते हैं उनको एक तरह से कहानी में लेकर आना। ठीक है, सो ये बहुत ज्यादा वहां पे फेमस है। So this is all about the today's current affairs. I hope you must have enjoyed it, or keep on studying, keep on revising. तब तक के लिए जय हिंद and take care.